उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कुमार जी त्रिपाठी, नेता शिक्षक दल विधान परिषद श्री ध्रुव कुमार जी त्रिपाठी, महामंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ श्री नरेंद्र कुमार जी वर्मा, श्री मुकेश जी शर्मा, संयोजक एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी शर्मा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ श्री जगवीर किशोर जैन, पूर्व एमएलसी, डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी शर्मा, पूर्व एमएलसी, श्री हेम सिंह मुंडी, पूर्व एमएलसी, और श्री इंद्रासन सिंह जी, पूर्व महामंत्री, और यहां मौजूद मेरे सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने माध्यमिक शिक्षक संघ के इस अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया है। वर्षों पहले लखनऊ में केकीसी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन माध्यमिक शिक्षक संघ का था। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो उस समय मैंने उस सम्मेलन में भाग लिया था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा। बीच में भी कई बार उन्होंने आमंत्रित किया था, लेकिन राजनीतिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी मैं उन कार्यक्रमों में बाद में सम्मिलित नहीं हो पाया था। लंबे अरसे के बाद पहली बार मैं अपने उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के अपने साथियों से, अपने परिवार के सदस्यों से मिल रहा हूं। मंच पर बैठे बैठे मैं सभी के भाषण को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी और मैं सच बतलाऊं कि मैं बोझिल हो गया। और आप लोगों ने ऐसे ऐसे शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है, मुझे विभूषित करने के लिए आप लोगों ने शाब्दिक अलंकरणों का प्रयोग किया है। जैसे कोई ठीक ठाक तरीके से दिखाई दे, सुंदर दिखाई दे, उसकी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग, और बहुत सारे अलंकार पहनाए जाते हैं सोने चांदी के भी। लेकिन हर मनुष्य को जीवन में इस सच्चाई को समझना चाहिए कि मनुष्य अपने जीवन में शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से ही, अपने डीड्स के कारण ही विभूषित हो सकता है। आप सबका ही स्नेह था। आप ही के शिक्षक संघ के बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं। उन सब लोगों का भी मेरे प्रति स्नेह था। परमात्मा ने लोगों ने तय किया। पिछला वर्ष जो गुजरा है उसके अंतिम सप्ताह में महू वहां पर हजारों की संख्या में ट्रेन में उठाई।
और नए वर्ष के सच्ची सत्ता में देश के आने जाने वैज्ञानिकों के साथ एक दिन जुड़ा रहा है। और ये दूसरा कार्यक्रम नए वर्ष के सत्ता जिसमें मैं यहाँ भाग ले रहा हूँ, मैं जिसका अपने शिक्षक की तरफ से जुड़ना इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और नए वर्ष की आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। शिक्षक की क्या भूमिका होती है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि भगवान कृष्ण भी एक शिक्षक थे, जिन्होंने समर भूमि में अर्जुन को जो शिक्षा दी उसी का परिणाम था कि अर्जुन जो है अपने जीवन के सबसे बड़े महासमर में विजय हासिल करने में वह कामयाब हुए थे। शिक्षकों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का यह दायित्व होता है अपने छात्रों को इस प्रकार की वह शिक्षा दे कि ताकि वह सफल जीवन जीने लायक अपने को बना सके और एक अपने अंदर वह क्षमता और वह ऊर्जा पैदा कर सके। और जैसी यहां भी चर्चा की गई कि राजनीति में आने के पहले मैं भी एक शिक्षक रहा हूं, और जैसा हमारे बघेल जी ने कहा कि वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। एक बार जो टीचर हो गया तो हो गया। था शिक्षक, मैं नहीं जानता था कि मैं राजनीति में आ जाऊंगा, लेकिन फिसल गया और राजनीति में आ गया। तो फिर जब फिसल पड़े तो हर हर गंगे, जो फिसल गए तो फिर अपना इसी में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। मैं भले ही इस समय शिक्षक नहीं हूं, पढ़ाने का क्रम भी हमारा टूटा है, लेकिन पढ़ने का क्रम मेरा नहीं टूटा है। और साथियों, मैंने भले ही शिक्षा के क्षेत्र में को छोड़ दिया हो, मगर मेरे भीतर का शिक्षक आज भी विद्यमान है। मैं शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए इसके विस्तार में बहुत नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो शिक्षक की विशेषता होती है उसको मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज तक मैं उसको कभी छोड़ा नहीं हूं राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए। शायद आप लोगों ने भी अपना अनुभव किया होगा, बोलते समय, करते समय, फैसले लेते समय, शायद आपने भी अनुभव किया होगा। और हमारा तो विशेष रूप से यहां के मुख्यमंत्री रहते हुए प्राइमरी स्कूल और माध्यमिक शिक्षक स्कूल के जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उनके साथ मेरा बहुत ही, सभी के साथ तो नहीं, लेकिन जो उनको नेता थे उनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता था। स्वर्गीय ओम प्रकाश जी रहा, एक पंचानन रहा, एक से एक दिग्गज नेता थे उस समय। और जैसा बतलाया गया कि वो जानते थे कि मैं तो प्रदेश अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, वहां सरकार हमारी थी, ये बात सच है। मैं कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे साथ उनके गहरे संबंध थे और उन लोगों को लगता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा। विधाता को मंजूर था, प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री बन गया। तो बधाई देने के लिए ये 5-6 लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि साहब, जिस समस्या की हम चर्चा करते रहे हैं, अब तो आप स्वयं ही मुख्यमंत्री बन गए हैं, जरा इस पर विचार कर लीजिए। तो मैंने उस समय कहा था कि जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। सामान्यतः मैं आश्वासन देता नहीं हूं, लेकिन उस दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा था कि आप जाइए, 6 महीने के अंदर शासनादेश जारी हो जाएगा। और वह 6 महीने के अंदर ही, 6 महीना समाप्त हो रहा था, उसके 3 या 4 दिन पहले, जिस दिन शासनादेश जारी हो रहा था, उसी दिन मैंने शर्मा जी को टेलीफोन करके बतलाया, आज हम शासनादेश जारी कर रहे हैं। और पंचम वेतन आयोग की सुविधा जो प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त हुई। और मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आपके ऊपर मेरा कोई एहसान नहीं है, यह तो मैंने अपने दायित्व को निभाया है। जो मुझे उचित लगा, जो न्याय संगत था, जो किया जाना चाहिए था, उसे ही हमने किया है, या किसी के ऊपर एहसान नहीं किया है। इसलिए मेरी बहुत प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूं कि इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है।
और माध्यमिक शिक्षक संघ में काम करने वाले लोगों की सांगठनिक कुशलता उस समय मैंने देखी थी। अब आज तो बहुत नजदीक से देखने का मुझे कोई बहुत अवसर नहीं मिला है, लेकिन उसमें सांगठनिक कुशलता देखी थी। बड़ी संख्या में एमएलसी विधान परिषद में आकर बैठते थे तो माध्यमिक शिक्षक संघ के बैठते थे। क्या हनक थी, क्या हनक थी। ये मैंने माध्यमिक शिक्षक संघ के विधान परिषद सदस्यों को मैंने देखा है कि अपने तर्कों के माध्यम से, अपने तेवर से विधान परिषद की चर्चा को बदल दिया करते थे, उसकी दिशा बदल देते थे। क्योंकि मैं भी 6 वर्षों तक विधान परिषद में रहा हूं। मैं विधानसभा में भी रहा हूं, विधान परिषद में भी रहा हूं, राज्यसभा में भी रहा हूं और 4 बार से लगातार लोकसभा में भी। लेकिन विधानसभा में वह तेवर हमने उन सभी का देखा था। और मैं स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा की जितनी तारीफ करूं तो मैं इमोशनल हो रहा हूं उनके कारण। अद्भुत व्यक्ति थे। हमारे देश में हमारी सेनाओं के लिए कहा जाता है अंतिम सांस और अंतिम गोली तक लड़ना, यह उनके जीवन का संकल्प होता है। यही मैंने देखा ओम प्रकाश जी शर्मा के साथ की माध्यमिक शिक्षा संघ, इस संगठन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कितनी थी, कि कैसा गहरा कमिटमेंट था कि अंतिम सांस तक और अंतिम दिन तक लड़ते रहेंगे। और आप लोगों ने देखा कि अंतिम सांस और अंतिम दिन तक वो लड़ते रहे। शायद 87 की, अब 87 की उम्र हो गई थी। एक धरने में बैठे थे शायद जिसमें हार्ट अटैक हुआ था, यहां तक मेरी जानकारी। अद्भुत सेनानी थे। और जहां तक शिक्षक समुदाय का प्रश्न है, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने में सबसे अहम भूमिका कोई निभाता है, हमारा शिक्षक समाज ही निभाता है। इस सच्चाई को कोई वो नहीं कर सकता है। नौजवानों के अंदर का बुद्ध क्षमता पैदा करना, कौशल पैदा करना और उनके अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन पैदा करना, इस दायित्व का भी निर्वहन यदि कोई करता है तो शिक्षक समाज ही करता है। इसीलिए गुरु को कुम्हार और शिष्य को कुंभ कहा गया है। और मैं आप सबसे भी यही अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग सब कुछ के बावजूद अपनी यह छवि समाज में बनाकर रखें, चाहे उसके लिए कुछ खामियाजा ही आपको जिंदगी में क्यों न भुगतना पड़े, लेकिन अपनी साख, अपनी विश्वसनीयता, इस पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। धन दौलत यह मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला नहीं होता है। इंसान की प्रतिष्ठा बढ़ती है उसकी साख के कारण, उसकी विश्वसनीयता के कारण, उसकी प्रतिबद्धता के कारण। इस पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आनी चाहिए। और हमारे यहां तो गुरु की कैसी महानता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। संत कबीर ने भी अपनी वाणी में कहा है, सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक न पाइए और 21 ब्रह्मांड। माने ब्रह्मांड में भी, 3 लोक में भी, 7 द्वीप में भी, 9 खंड में भी इनके जैसा कोई नहीं मिलेगा। माने जिसको इतनी महत्ता प्राप्त हो, मैं समझता हूं कि स्वाभाविक रूप से उनका दायित्व भी बढ़ जाता है। अब समाज में जब भी हम किसी को ऊंचा स्थान देते हैं तो स्वाभाविक रूप से समाज की उससे अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, इसीलिए यह बात मैं कर रहा हूं। एक राजनेता के रूप में आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग इसके प्रति भी सजग रहें। आज हूं मैं, यदि हमारे पास राजनीतिक ताकत है तो मैं समझता हूं यदि राजनीतिक ताकत है तो उसी के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। यदि हमारा सम्मान है, आपका सम्मान है शिक्षक समाज का, तो साथ साथ हमें यह समझना पड़ेगा कि उसके साथ हमारी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों का भी हमको बराबर ध्यान रखना होगा। यह बात सच है।
कि बदलते समय के साथ शिक्षक की भूमिका भी बड़ी तेजी के साथ बदल रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे बच्चे और हमारे नौजवानों के पास आज कंप्यूटर का युग है। यह क्लिक स्वाइप पर जो भी सूचना प्राप्त करना चाहें, जो भी इंफॉर्मेशन वो हासिल करना चाहें, वो उन्हें उपलब्ध है। प्रश्न अब ये लोग खड़ा करते हैं कि अब शिक्षक की जैसी भूमिका पहले रहा करती थी, अब शिक्षक की वैसी भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात समझनी होगी कि सूचना देने और शिक्षित करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैं मानता हूं कि सूचना देने और शिक्षित करने में जो बीच का अंतर है, वहीं से एक शिक्षक की भूमिका प्रारंभ होती है और इस भूमिका को हम सभी शिक्षकों को अच्छी तरह समझना चाहिए। कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक से युवा विभिन्न विकल्पों के बारे में तो जानकारी हासिल कर सकता है, पर सही विकल्प का चयन करने के लिए हमेशा विवेक की आवश्यकता होती है, हमेशा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो विवेक पैदा करने का काम और मार्गदर्शन करने का काम यदि कोई कर सकता है तो शिक्षक ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। यह बात भी हमारे ध्यान में रहना चाहिए। और मैं इसे संयोग मानता हूं कि आज जब मैं आगरा में इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं और जिस राजनीतिक पार्टी से मैं, इसी राजनीतिक पार्टी के आइडियोलॉग, दर्शन शास्त्री, पॉलिटिकल आइडियोलॉग जिन्हें कह सकते हैं, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का इस बगल में गांव भी है, वहां के रहने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। एक बार उन्होंने बोलते समय कहा, शिक्षक की यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करे। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होना चाहिए बच्चों को। यह बात उन्होंने कहा। प्रश्न यह उठता है कि बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास कैसे हो, या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना चाहते हैं तो हम क्या अपेक्षाएं करते हैं, कैसे होगा उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास। उन्होंने कहा था, इस बात का हमको ध्यान रखना होगा कि मनुष्य तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चार चीजों को मिलाकर बना हुआ है और चारों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं, चारों की अलग अलग भूमिकाएं हैं। जब तक चारों की, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, तन के अंदर सारी इंद्रियां भी आएंगी, जब तक चारों की आवश्यकताओं को, चारों की भूख को हम पूरा नहीं करेंगे, तब तक मनुष्य जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। और मनुष्य के जीवन का अल्टीमेट गोल, अंतिम इच्छा यही रहती है कि वह सुख प्राप्त करे, आनंद प्राप्त करे। आप हो चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, सबकी इच्छा रहती है कि वह सुख प्राप्त करे। तो उन्होंने कहा कि इंद्रियों का सुख यदि प्राप्त करना है, उसके लिए धन चाहिए। मन का सुख यदि प्राप्त करना है तो मान, सम्मान, स्वाभिमान चाहिए। यदि बुद्धि नहीं काम कर रही है, व्यक्ति पागल है, तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे कितनी भी बड़ी धन दौलत क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा मान सम्मान उसको क्यों न दे दे। उसके बाद विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए बुद्धि के लिए। और आत्मा के लिए उन्होंने कहा कि मनुष्य की आत्मा जितनी बड़ी होती चली जाती है, जितनी उसमें विशालता आती जाती है, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा अपने आप बढ़ती चली जाती है। और व्यक्ति अंत में कहता है अपने जीवन के, हे परमात्मा, मेरी आत्मा का तेरे साथ मिलन हो जाए, परमात्मा के साथ मिलन हो जाए, ताकि हमको जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा का लक्ष्य भी होना चाहिए कि तन के सुख के लिए हर मनुष्य को धन धान मिल जाए, यानी हाथों को रोजगार मिल जाए। तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, मन के सुख के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान मिल जाए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान मिल जाए और आत्मा के सुख के लिए भगवान मिल जाए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा, और यही है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, के समग्र विकास का एक जो रास्ता कह सकते हैं, मैं मानता हूं कि यही है। और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है।
और साथियों, आज मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के जो भविष्य हैं, उन भविष्य को बनाना आप सबकी ही जिम्मेदारी है। और आप किसी बच्चे का भविष्य बनाते हैं तो इसका मतलब कि आप राष्ट्र का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सब मिला-जुला कर भी कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र के भविष्य को बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यदि किसी के ऊपर है, वो शिक्षक समाज की होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप दायित्व को अच्छी तरह निभा सकते हैं। जीवन में मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता कैसे बढ़े, यह सब सारी चीजें मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को यह भी जानकारी दी जानी चाहिए, यह भी ज्ञान दिया जाना चाहिए कि ज्ञान और विज्ञान में तो वह पारंगत बने ही, लेकिन अपने जड़ों से, अपनी परंपराओं से और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी वह कटे नहीं, इसकी भी चिंता यदि किसी को करनी है तो आप शिक्षकों को ही करते। और मैं देख रहा था कि जिस समय आपका संकल्प पढ़ा जा रहा था, इसमें पूरी सावधानी इस बात पर बरती गई कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत, आप अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से किसी भी सूरत में न कटें, और इस दायित्व को आप निभा रहे हैं। मित्रों, आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षक को अपनी समस्याओं के लिए हर समय आंदोलन करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी शासन में हैं, उनको स्वयं ही शिक्षकों की चिंता करनी चाहिए, यह ऐसी मेरी बाध्यता है। यदि समस्या उनके संज्ञान में आ जाती है तो, और मेरा विश्वास है कि जिस समस्या की जानकारी आपने दी है, सांकेतिक रूप से ही आपने दिया है, आपने सोचा होगा कि हम इनको बुलाए थे तो इनके सामने बहुत सारी मांगे क्यों रखें। आपने भी सोचा कि कहीं इसके कारण हमारे मन में कुछ इधर उधर की स्थिति न पैदा हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से आपका प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है यदि आपकी रेशनल डिमांड है, विवेक सम्मत मांग है, क्योंकि मैंने उस गहराई में भी गया नहीं हूं, देखा नहीं हूं, रेशनल डिमांड है, क्या तर्कसंगत है, तो निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी, उत्तर प्रदेश सरकार, मेरा पक्का भरोसा है। आप मुझे भी जानकारी दे देंगे तो इसके बारे में मैं भी बात करूंगा। लेकिन फैसला उत्तर प्रदेश सरकार को लेना है, जिंदाबाद नहीं है। देखिए, हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। आप लोग मिलिए, एक आध बार संवाद हुआ है कि नहीं आप लोगों का? एक आध बार भेंट मुलाकात आप लोगों की हुई है कि नहीं? किसी की नहीं हुई है? हुई है ना, बतला दिया है ना। एक आध बार मिल लीजिए उनसे। ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी के नेतृत्व में मिले थे, एक बार मिल लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समस्याओं का समाधान आप कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जायज है तो मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं कि वो पूरा करें। इसलिए बहनों भाइयों, आज के अवसर पर मुझे कोई ज्यादा नहीं कहना है। नए वर्ष की पुनः मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सच्चाई है कि बहुत हमारा बोलने वोलने का बहुत मूड नहीं था, लेकिन बहुत आग्रह था हमारे त्रिपाठी जी का, अन्य सारे लोगों का, और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने तो पूरा इतिहास ही बतला दिया। मैं सच्चाई है कि बहुत सारी चीजों को भूल गया, अब उन्होंने याद दिलाया, तब जाकर मेरे ध्यान में सब सारी बातें आई, उस समय क्या क्या हुआ था। नकल विरोधी कानून की जब बात इन्होंने की, किसने, हमारे सांसद जी ने, मैं तो बड़े असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि मुझे बहुत गालियां पड़ी थी उस समय। लेकिन बहनों भाइयों, मैंने ठान लिया था कि चाहे मुझे जिंदगी में इसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन भविष्य, बच्चों के भविष्य के साथ में किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं।
मुझे बहुत लोगों ने समझाया, बहुत, और आप लोगों को जानकारी नहीं हो कि 2-2 बार कैबिनेट से वापस भी हो गया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि नहीं करेंगे। कठोर निर्णय था, ऐसा नहीं था कि बच्चों को जेल में भेजना, हम कभी नहीं चाहते थे, और पूरा प्रिकॉशन भी लिया गया कि बच्चे जेल न जाएं, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। जो रिजल्ट कितना आता था, 14% आया, और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। जब मैं बक्सी तालाब से उसके बाद चुनाव लड़ा, तो अब तक बक्सी तालाब में किसी प्रत्याशी को जितने मत मिले थे, सबसे अधिक मत मिलने के बावजूद मैं 4000-5000 से चुनाव हार गया। सब कुछ झेलने को मैं तैयार था, लेकिन मैं इस बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य के साथ किसी भी सूरत में समझौता करने को मैं तैयार नहीं था, न था, न हूं, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। क्योंकि उसकी चर्चा कर दी उन्होंने, इसलिए मैंने यहां पर आपके सामने भी उसका उल्लेख कर दिया। वैसे देश तो हमारा बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। दुनिया के कई देशों में जाने का मुझे भी अवसर प्राप्त होता है, प्रायः हर महीने 2 महीने पर। उसके पहले भी विदेशों में मैं गया हूं। मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत है। आपने शायद कभी पढ़ा होगा कि अमेरिका यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। अमेरिका के एम्बेसडर जो भारत में, उन्होंने 4-6 महीने पहले कहीं बोलते हुए कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो बाहर आओ, वह भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य पर काम करना चाहते हो तो भारत आओ। यह भारत के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा बनी। यह कोई छोटी बात नहीं है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत कभी दुनिया में धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है। 2-2.5 वर्षों के अंदर, देख लीजिएगा, बहुत संभल कर बोल रहा हूं, 2-2.5 वर्षों के अंदर हमारा ये भारत अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों के कारण ही केवल संभव हो पाया, ऐसा नहीं। उसमें सबकी भूमिका है, समाज के हर नागरिक की भूमिका है, समाज के हर सेक्शन की भूमिका है, और उसमें आप लोगों की भी भूमिका है। और आगे हमारा भारत ये बढ़ता रहे, इसमें जो कुछ भी हम सब योगदान कर सकते हैं, करने की अपनी अपनी तरफ से हम कोशिश करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप लोगों के समक्ष समस्त उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के प्रति भी हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।